आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम शो। इस शो को हम क्यों शुरू कर रहे हैं और ये शो जो है बाकी जो टीवी शोज़ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं उनसे कैसे डिफ़र करता है, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। इस शो में हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स यानी कि पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, बल्कि इसके साथ साथ हम एड्रेस करेंगे इंटरनेशनल इश्यूज़ को कि इंटरनेशनली अगर कोई ग्लोबल रिसेशन चल रहा है या फिर कोई ग्लोबल वॉर चल रही है तो वो कैसे अफेक्ट कर रही है हमारी स्टेट को। वो जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो हमने एड्रेस भी इस वजह से करने हैं ताकि हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। सपोज़ अगर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो हमारी जो इकोनॉमिक मिजरीज़ हैं वो किस तरीके से वर्स्ट हो जाती हैं उस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ से। सिमिलरली अगर जो है ना ग्लोबल पावर्स का चेंज होता है, अगर वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज होता है यानी कि एक रियासत जो ग्लोबल हेजीमोन है उसका डिक्लाइन होता है और दूसरा ग्लोबल हेजीमोन पावर में आता है तो ऑब्वियसली वो एक नए रूल्स देता है, नया सेट ऑफ फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत जो है ना अब वर्ल्ड ऑपरेट करेगा। तो जो वीक कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, दे हैव टू एडजस्ट देयर फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्लोबल हेजीमोन। सो इस वजह से ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और कनेक्ट करेंगे डॉट्स को कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। शो को शुरू करने से पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस के ऊपर। पहली जो स्टोरी है हमारे पास वो ये है इलेक्शंस के हवाले से कि क्या इलेक्शंस डिले होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ाइनांस मिनिस्ट्री की तरफ से अब तक फ़ाइनांस नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस इशू को एड्रेस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 2024 आने वाला है। ज़ाहिर है 2023 तो ख़त्म होने वाला है ना, तो 2023 में हमने बहुत सारे क्राइसिस देखे, रशिया यूक्रेन है और उसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ बहुत सारे हाईलाइट होते हुए दिखाई दिए। ताइवान का डिस्प्यूट हमारे सामने आया, इंडो पैसिफिक मज़ीद जो है ना जो रेवलरी है बिटवीन यूएस एंड चाइना वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आई। तो हम देखेंगे कि 2024 में ये इश्यूज़ किस तरफ जाएंगे, रशिया यूक्रेन किस तरफ जाएगा और 2024 किस तरीके से होगा, किस तरह का वो जो साल है वो किस तरीके से होगा। जैसे एक रिसेंट रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट की, उसने कहा है कि ये जो 2024 होगा ये वर्ल्ड डिसऑर्डर होगा, मल्टीपोलर डिसऑर्डर होगा। यानी कि आज हम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर डिसऑर्डर होगा। और उसके बाद एंड में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो आखिरी स्टोरी होगी वो होगी हाजरा खान ने एक किताब लिखी है इमरान खान के ऊपर, तो उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि उन्होंने ये जो किताब लिखी है किस तरीके से सोसाइटी को मज़ीद पोलराइज कर देगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। सो पहली स्टोरी जो हमारे पास है वो इलेक्शंस के हवाले से है। इलेक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने फ़ंड्स अभी तक रिलीज़ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले एक लेटर लिखा गया, उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। फिर अब उन्होंने जो है ना जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप आएँ और आके जवाब दें कि आपने अब तक फ़ंड्स नहीं दिए। जो टोटल बजट एलोकेट किया गया था वो तकरीबन 40 बिलियन का बजट था, जिसमें से 10 बिलियन तो दे दिए गए लेकिन बाकी अब तक जो है ना नहीं दिए गए, फ़ंड रिलीज़ नहीं किए गए। तो उस वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शंस मज़ीद डिले हो सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्शंस डिले की जो डिबेट है इसी को ज़ाहिर हमने डिस्कस करना है। तो ये डिबेट फ़र्स्ट टाइम नहीं ट्रिगर हुई, ये डिबेट बहुत पहले की ट्रिगर हो चुकी है। ये सारा मामला स्टार्ट होता है जब पीटीआई रिज़ाइन करती है, ठीक है, जब अपनी मिनिस्ट्रीज़ से रिज़ाइन करती है, असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करती है, केपी की और पंजाब की। तो उनका ये सोचना था, वो ये समझते थे कि शायद जो है ना पीडीएम वो स्विच करेगी इलेक्शंस की तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं उनके इलेक्शंस को डिले किया जाता है। और फिर ये डिले की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जब पार्टी का टेन्योर ख़त्म हो जाता है यानी कि असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो जाता है 5 इयर्स का और पीडीएम भी घर चली जाती है, तब भी हमें इलेक्शंस में डिले नज़र आता है। 2 से 3 कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि हम लोग इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। पहला जो कंसर्न था वो टीटीपी के अटैक्स थे। ज़ाहिर है टीटीपी के अटैक्स में हमने सर्च देखा जब से तालिबान पावर में आए हैं, तो पर्टिकुलरली केपी के एरियाज़ में, बलूचिस्तान के एरियाज़ में हमने देखा कि सर्ज हो रहा है, वायलेंस जो है सर्ज हो रहा है।
तो इस वजह से उसको प्रेटेक्स्ट बना के कहा यह गया कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारी उस टाइम का जो सेटअप है उसने जो है ना इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की और सक्सेसफुली उसको डिले भी किया। जबकि दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इस बात को बार बार रिपीट करती रही कि इलेक्शन जो हैं वो टाइमली होने चाहिए, आप इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते। लेकिन फिर भी इलेक्शंस डिले होते गए। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो मद्देनज़र रखते हुए आपने इलेक्शंस डिले किए वो बिल्कुल एटलीस्ट मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में वो थी लेकिन तब भी उन्होंने इलेक्शंस कराए। सपोज़ अगर मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो 1812 में अमेरिका ने यूके के साथ जो है ना एक वॉर लड़ी और वो एक तरफ वॉर चल रही थी और उसके बाद भी वो इलेक्शंस में गए। आप तो एटलीस्ट किसी स्टेट के साथ वॉर तो नहीं ना लड़े, फिर तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप कौन से सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे हो। हाँ, ऑल्सो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अटैक्स बढ़ रहे हैं टीटीपी के और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उनको एड्रेस करना है, ना कि आपने जो है ना मज़ीद पोलराइज़ करनी है सोसाइटी इलेक्शंस को डिले करके। दूसरी तरफ अमेरिका ही की एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहूँगा कि जब उनकी सिविल वॉर होती है 1864 में 1865 में तो दोबारा फिर वो इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। अब सिविल वॉर में उनकी डिवीजन हो चुकी होती है नॉर्थ साउथ में, तब भी वो इलेक्शंस में चले जाते हैं। तो हमारी सिचुएशन तो इतनी वर्स्ट नहीं है। सो सिक्योरिटी के ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शंस को डिले करना इट डज़ नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान है, ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो इलेक्शंस डिले किए गए वो हमारा एक सेंसस हुआ, ज़ाहिर है मरदमशुमारी हुई, तो उसके लिए अब नई हदबंदियाँ बननी थी, तो उस प्रेटेक्स्ट के ऊपर फिर दोबारा इलेक्शंस डिले हो गए। सो ये डिले की जो कहानी है ये कोई पुरानी नहीं है, या सॉरी ये कोई नई कहानी नहीं है हमारे सामने। जो इलेक्शंस डिले की कहानी है ये बहुत ही पुरानी कहानी है। ये हमेशा होता रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। और अब जब दोबारा कहा जा रहा है कि फ़ंड्स डिले हो रहे हैं, यानी कि मिनिस्ट्री की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इट मीन्स के दोबारा शायद हमारे जो इलेक्शंस हैं वो मज़ीद डिले होते हुए दिखाई दें, क्योंकि PMLN तो वैसे ही उसको फेवर कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस फेवर में बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। लेकिन अगर आप इलेक्शंस को डिले करोगे तो मज़ीद जो हमारी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। इससे सच जो हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कम नहीं होने वाली। ये तो थी हमारी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि 2024 किस तरह का होगा, पर्टिकुलरली अगर हम ग्लोबल लैंडस्केप में देखें तो 2024 किस तरीके से होगा। अगर ग्लोबल लैंडस्केप में आप देखते हो तो पहली चीज़ तो आपको ये दिखती है कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो आपको फ्रेगमेंटेड दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर किस वजह से फ्रेगमेंटेड दिखाई दे रहा है, और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो खुद पोलराइज्ड आपको दिखाई दे रही है। और ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर्स। रशिया यूक्रेन में, यूरोप आपको ज़ाहिर है यूरोप में एक इंस्टेबिलिटी चल रही है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। सिमिलरली आप देखते हो जब मिडल ईस्ट की तरफ तो वहाँ पे आपको एक इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है हमास इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट हैं इन्होंने एक सॉर्ट हम कह सकते हैं इनकी जो रेमिफिकेशंस हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ग्लोबली हो रही हैं हर चीज़ के ऊपर। यानी कि जो हमास इज़राइल की वॉर है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के इलेक्शंस को भी अफेक्ट कर रही है। सो जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ साउथ एशिया में आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको पोलराइजेशन नज़र आ रही है, इकोनॉमिक क्रंच डाउन दिखाई दे रहा है, जिसमें श्रीलंका की इकॉनमी अभी तक ऐसा स्टेबल नहीं हुई, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपको दिखाई दे रहा है। अफ्रीका में भी आपको यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है। दूसरा ये कि 2024 में मुझे ये लगता है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो फेलियर्स हैं उनमें शायद मज़ीद हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं चाहिए। अगर वो इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव बॉडी थी तो पहले ये कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं चाहिए थे। अब दूसरा, अगर हो गए हैं तो फिर मुसलसल एक सवालिया निशान है अक़वाम मुत्तहिदा और उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो पीसफुली रिजॉल्व करा सकें कॉन्फ्लिक्ट को। अगर वो करवा सकते पीसफुली रिजॉल्व तो शायद अब तक इनके दरमियान एक ट्रूस हो चुका होता, सीज़ फायर हो चुका था हमास और इज़राइल के दरमियान। हमने देखा कि वो दोबारा 3 दिन के सीज़ फायर के बाद दोबारा एक ब्रूटल मैसेकर स्टार्ट कर दिया इज़राइल ने। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर में हमें एक स्टेलमेट दिखाई दे रहा है।
वहाँ पे अब कुछ कंट्रीज़ ज़ाहिर है यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरली, लेकिन कुछ ज़ाहिर अब थक गई हैं। इतनी ज़्यादा लंबी वॉर हो चुकी है तो उनकी अपनी जो इकॉनमीज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो एक तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है हमें फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 में, और ये मज़ीद कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कम नहीं होंगी। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट की, उसने कहा है कि जो 2024 होगा ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर होगा। ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी हमारे सामने लाई गई है इकोनॉमिस्ट की तरफ से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ग्लोबल लैंडस्केप चेंज होने की वजह से कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और ये जो वर्ल्ड है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि डिफरेंट रियासतें हैं जो लीड कर रही हैं, यानी कि रशिया चाइना एक्सेस है, इंडिया है, मिडिल पावर्स का रोल जो है ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा था इस वर्ल्ड को, जो कि अब चेंज हो रहा है, यानी कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने इसको कहा है कि ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर होगा, क्योंकि हर रियासत अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने नॉर्म्स के साथ आ रही है। और ये हकीकत है कि जब भी ग्लोबल हेजीमोन 5 या 6 होते हैं ना, तो इवेंचुअली आप एक डिसऑर्डर वाली ही सिचुएशन होती है। अगर ऑर्डर मेंटेन रखना है तो सबसे ज़्यादा जो मेंटेन रख सकता है ऑर्डर, वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता है, यानी कि एक रियासत के नॉर्म्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि लीड कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो 2024 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो है इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शंस ज़ाहिर होने वाले हैं 2024 में। एक तो इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, और सिमिलरली इलेक्शंस हमें दिखाई देंगे अमेरिका में। पाकिस्तान और इंडिया के इलेक्शंस को ऐसा मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझता, लेकिन अगर मैं अमेरिका के इलेक्शंस की बात करूं तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे आपके ग्लोबल वर्ल्ड को। किस तरीके से अफेक्ट करेंगे? अगर इलेक्शंस होते हैं और दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर में फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की हमें चेंज होती हुई दिखाई देगी। हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी हमें थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती हुई दिखाई देगी। और उसके अलावा अगर वो यूनिलैटरलिज्म की तरफ चले जाते हैं, अगर वो दोबारा से विदड्रॉ कर लेते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशन से, मल्टीलैटरल अप्रोच से, तो इट मीन्स कि अमेरिका ख़ुद को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जाता है, तो जो वर्ल्ड की मिजरीज़ हैं वो कम नहीं होंगी। वो जो डी ग्लोबलाइजेशन का इरा है वो कम नहीं होगा, बल्कि वो मज़ीद बढ़ेगा। और डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस मज़ीद बढ़ेगा, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो मज़ीद सैप्ड होती जाएगी। ठीक है, तो 2024 में एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 2024 में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूएस चाइना का नेक्सस वो कहाँ पे स्टैंड करेगा। यूएस चाइना में हमने देखा कि रिसेंटली फ्लरी ऑफ विजिट्स वी हैव विटनेस्ड, जिसमें जो है ना डिफरेंट जो मेंबर्स थे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने विज़िट किया चाइना को, और फिर चाइना के मिनिस्टर ने भी विज़िट किया। तो हम देख रहे थे शायद एक दोबारा अप्रोचमेंट का फेज़ स्टार्ट हो रहा है। हेनरी किसिंजर तो अब रहा नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो शायद दोबारा हमें हेनरी किसिंजर की तरफ से ही वो डील ब्रोकर होते हुए दिखाई देती, लेकिन ऐसा अब ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है पर्टिकुलरली ओवर द तैवान और दूसरा इंडो पैसिफिक में, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अमेरिका की जो कंटेनमेंट की पॉलिसी है डिफरेंट अलाइंसेस के थ्रू, सो उससे हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मज़ीद, इनकी जो इनमिटी है वो बेटर से बेटर होती जाएगी। तो ये था 2024 के हवाले से मैंने बताया कि दुनिया कहाँ पे स्टैंड करेगी। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2024 के हवाले से वो ये है कि इकोनॉमिक वोलेटिलिटी मार्केट्स में, आपका जो इकोनॉमिक रिसेशन का जो थ्रेट है वो घूमता ही रहेगा आपके सर के ऊपर। क्यों मंडलाता रहेगा वो थ्रेट? क्योंकि अभी तक हमास इजराइल वॉर जारी है। हो सकता है कि आपको दोबारा 70s वाला ऑयल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन, 70s वाला इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 70s में यही हुआ था ना, जब अरब वर्ल्ड ने अपनी ऑयल की सप्लाई बंद कर दी थी अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को। तो हमने देखा था कि फिर एक ग्लोबल रिसेशन आता है, ऑयल मार्केट्स में किस तरीके से एक रिसेशन आता है। तो वो जो थ्रेट है वो अभी तक हमारे पास मौजूद है। सो 2024 में ये वाला थ्रेट भी हमारे सामने रहेगा। सो ये वो थ्रेट्स हैं जो 2024 में रियासतों को देखने पड़ सकते हैं। और ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। और इसके अलावा हमारी आखिरी स्टोरी है वो है पाकिस्तान के हवाले से। रिसेंटली हाजरा खान ने एक किताब लिखी है, ज़ाहिर है वो एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। और उनकी जो किताब है, अगर मैं आपको उसका थीम बताऊं तो मेरे हिसाब से जो थीम था वो ये था कि एक तो उनको जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं
वो बड़ी ही पसंद है उनको। इवन वो अब उन्होंने अपनी किताब में अपनी जो वालिदा मोहतरमा हैं उनके हवाले से लिखा कि उनका जो एक टॉक्सिक एटीट्यूड था, यानी कि जो यहाँ की वैल्यूज़ हैं वो उनको टॉक्सिक लगती हैं, वो वेस्टर्न नैरेटिव से, वेस्टर्न वैल्यू से बड़ी ही इम्प्रेस हैं। और अपनी किताब के पहले 4 से 5 चैप्टर्स में वो इसी चीज़ के ऊपर रोती रही हैं कि मैं यहाँ पे क्यों पैदा हो गई हूँ। मेरा जो है ना, उनका जो टिल्ट था वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ वो बहुत ज़्यादा था। यही रीज़न है कि उन्होंने कुछ जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनको भी कोट किया कि वो उनके बड़े ही फेवरेट हैं, उनको वो पढ़ती रही हैं, उनसे बड़ी ही ये इंस्पायर दिखाई देती हैं। अच्छा, मुझे बड़ी एक कंट्राडिक्शन दिखाई दी उनकी किताब में। एक तरफ तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ी इंस्पायर दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि जो इमरान खान के जो थॉट्स थे अबाउट वमेन और उन चीज़ों के बारे में वो मुझे बड़ा ही सॉर्ट ऑफ तंग करते थे। जो और भी उसके अलावा कंट्रोवर्शियल बातें ऐसी उन्होंने की हैं जिनके ऊपर ऐसा मैं समझता हूँ कि बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। ये सिर्फ कोई पीटीआई के चेयरमैन के साथ नहीं हुआ, इससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं। चाहे हमारे सामने पहली बार जो चीज़ ये आती है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, वो भुट्टो साहब के राह में आता है। भुट्टो जब पावर में आता है तो उसका एटीट्यूड सेम था जैसे पीटीआई के चेयरमैन का एटीट्यूड था टूवर्ड्स हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो वो वैसे ही नाम बिगाड़ना और ह्यूमिलिएट करना और ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे ना, इनसे मज़ीद जो है ना सोसाइटी में जो पोलराइजेशन थी वो बढ़ती चली गई। हमारी सोसाइटी वैसे ही पोलराइज्ड है, एक तो आपके एजुकेशन सिस्टम की वजह से, दूसरा आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की वजह से, तो और उसके अलावा आपके बढ़ते हुए टेररिस्ट अटैक्स की वजह से, और उसके अलावा पॉवर्टी, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं यार, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आपकी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट कर रही हैं। और फिर रिलीजियस डिफरेंसेस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे आपको एक एक पोलराइजेशन, सोशल पोलराइजेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। तो जब इस तरह की किताबें या फिर इस तरीके से किसी को डीफेम करने की कोशिश की जाती है तो उससे मज़ीद आपकी पोलराइजेशन बढ़ती है, ना कि कम होती है। उन्होंने जो किताब लिखी वो बड़ी ही एक कंट्रोवर्शियल सी किताब है। मतलब एक ऐसे अल्फाज उन्होंने लिखे पीटीआई चेयरमैन के हवाले से जिनको ऐसा मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। और दूसरा ये कि उनकी, मैंने जैसे कहा कि कंट्राडिक्शन थी, बड़ी ही अजीबोगरीब सी उन्होंने किताब इस वजह से लिखी क्योंकि एक टाइम पे वो कहती हैं कि मुझे जो है ना, मुझे घबराहट हो रही थी जब वो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने लिखा कि मैं उनके साथ फार्म हाउस पे गई, तो वहाँ पे वो कहती हैं कि मैं नर्वस थी, कंफ्यूज थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उससे अगले दिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान साहब का मुझे मैसेज आया और मैं फिर जो है ना बनी गाला पहुँच गई। तो फिर आप ना जाती अगर आपको इतने मसाइल थे तो एक अजीब सा नैरेटिव उन्होंने देने की कोशिश की है। और फिर जब वो एक शो में अपेयर हुई हैं जवेद चौधरी साहब के साथ, तो वहाँ पे वो कहती हैं कि ये मैंने अपने बारे में ये किताब लिखी है। अपने बारे में ज़ाहिर है उन्होंने लिखी है, इसमें भी किसी हद तक सच्चाई है कि शुरू में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा उसमें पाकिस्तान की जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनसे वो बड़ी तंग दिखाई दी हैं। अपनी जो माँ की कोई रोक टोक थी किसी हवाले से, तो उससे भी वो बड़ी तंग दिखाई दी हैं। और वेस्टर्न वैल्यूज़ से वो बड़ी ही इम्प्रेस दिखाई दी हैं, जबकि पाकिस्तानी वैल्यूज़ से वो बड़ी ही डिप्रेस दिखाई दी हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो यहाँ पे कर क्या रही हैं, उनको तो वहाँ होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या ऐसी किताब लिखने से क्या कोई जो है ना, जो पीटीआई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब हैं कि उनकी कोई पॉपुलैरिटी कोई कम हो रही है, नहीं हो रही? मुझे नहीं लगता है सच ये कोई खातिर ख्वाह अफेक्ट करेगी उनकी पॉपुलैरिटी को या फिर इलेक्शंस में उनके नैरेटिव को, किसी चीज़ को जो है ना ये किताब सच इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। सो ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ जिनको हमने डिस्कस किया, आपके सामने रखा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।